वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना तो मुस्लिम लीग से तो वो मैं लेके आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। और वैसे भी अब ना मॉडर्न हिस्ट्री का जितने भी पार्ट है वो ख़त्म ही होने वाला है। उसके बाद मैं साइंस स्टार्ट करने वाली हूँ। और जिस भी लोग को साइंस करना है वो लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। इसके बाद जस्ट मैं घटना चक्र साइंस का स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने शिमला के प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारन के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से गठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ? तो ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची में। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में की गई थी। वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश में विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प को माना है, डी विकल्प माना है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। वक्तव्य मतलब कथन ये है, लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया और कारण आर जो है वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, ए सही है किंतु आर क्या है? गलत है। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। ऑप्शन सी है 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। और ऑप्शन डी है मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वाले में से एक थे। तो वैसे इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906
को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। प्रथम जो थे वो थे ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा था लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना। और तीसरा है मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए और मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। कहाँ पे? अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। मुस्लिम लीग का मुख्यालय जो था वो लखनऊ था। कई स्थान पर भी इनकी शाखाएं स्थापित की गई थी। वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, W.W. हंटर। W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में। वर्ष 1905 में लॉर्ड कल्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतया मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। तो राइट आंसर बी होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराई थी। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन। ऑप्शन सी जो है गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन। ऑप्शन डी है विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो इसका राइट आंसर डी होगा। वर्ष 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान के जन्मदाता माना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को।
राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। ध्यातव्य है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन हो गई। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता यानी कि कलकत्ता। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन कब आए थे? 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। वर्ष 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प 1911-12 दोनों वर्ष दिए गए हों तो इस संदर्भ में दूसरा वर्ष 1912 अधिक मान्य होगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो 1911 में। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाव व संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था कि उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया। क्रांतिकारी जो हार्डिंग पे बम कांड में शामिल नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट है हार्डिंग बम कांड। दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिससे मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, भाई बालमुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों के कारावास की सजा हुई थी। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। भगवती चरण बोहरा इसमें नहीं थे। इससे मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए तथा मुकदमे से बच गए। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1912 में। नेक्स्ट है दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्र में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे?
एनी बेसेंट। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। प्रथम, उग्रवादियों, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ था। द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों ने पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौता के मुख्य शिल्पी थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया? बीजी तिलक ने। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार की। लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते को कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौता ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष 1916 था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रीय का काल निम्न में कौन प्रदर्शित करता है? 1916 से 22। वर्ष 1916 से 22 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रीय का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की। यही ऑप्शन ए। वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों ने अब यह महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत। अब भाई भाई फिर मिल गए। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने अपने चंपारण के किसानों की समस्याओं से उनको अवगत कराया। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया? बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन 1916। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम तिलक ने की थी, लेकिन भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने लाई थी। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किसके नेतृत्व में? तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। अप्रैल 1916 में तिलक एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की।
बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। आज के लिए इतना ही। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में नहीं आ पा रही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।